नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। 11 जुलाई को मना विश्व जनसंख्या दिवस। अनलिशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी रखी गई थीम। भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी। तंजानिया की यात्रा पर थे विदेश मंत्री। तंजानिया में खुलेगा आईआईटी कैंपस। लोकल करेंसी में ट्रेड सेटलमेंट को लेकर भी हुआ समझौता। और ग्लोबल साउथ खबरों में रूस को समर्थन देने की खबरें। एक भू राजनीतिक अवधारणा है ग्लोबल साउथ। चलिए खबरों की शुरुआत करें। रूस यूक्रेन मुद्दे पर नाटो के साथ कई एशियाई और लैटिन अमेरिकी देश सहमत नहीं दिख रहे हैं। इसके चलते ग्लोबल साउथ पद एक बार फिर से खबरों में है। वैश्विक मीडिया में खबर है कि ग्लोबल साउथ रूस के साथ है। सबसे पहले जानते हैं कि ग्लोबल साउथ है क्या। इस शब्द को सबसे पहले साल 1969 में राजनीतिक चिंतक कार्ल ओग्लेस्पी ने क्वाइन किया था। उन्होंने वियतनाम युद्ध का कारण उत्तर के देशों का ग्लोबल साउथ पर ऐतिहासिक तौर पर रहे प्रभुत्व को बताया था। ग्लोबल साउथ में आमतौर पर वे देश शामिल हैं जिन्हें विकसित या विकासशील देशों की श्रेणी में रखा जाता है। ये देश आमतौर पर दुनिया के सदर्न हेमिस्फेयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। ये देश एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से ताल्लुक रखते हैं। इन देशों में गरीबी, आय में ज्यादा असमानता, कम जीवन प्रत्याशा और जीवन की कठिन परिस्थितियां मौजूद होती हैं। वहीं ग्लोबल नॉर्थ से मतलब है अमीर और विकसित देशों से। ये देश आमतौर पर नदर्न हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। ये देश उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ओशनिया से ताल्लुक रखते हैं। आपको बता दें कि ग्लोबल साउथ की अवधारणा भौगोलिक से ज्यादा जियोपॉलिटिकल यानी भू राजनीतिक है। ग्लोबल साउथ के दो बड़े देश भारत और चीन पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। वर्तमान में ग्लोबल साउथ के देशों ने राजनीतिक और आर्थिक तौर पर तेजी से प्रगति की है। वर्तमान दौर को एशियन सेंचुरी और पोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड के नाम से जान रहे हैं। आंकड़ों की माने तो साल 2030 में दुनिया की 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से 3 ग्लोबल साउथ से होंगी। इन अर्थव्यवस्थाओं में चीन, भारत, यूएसए और इंडोनेशिया शामिल हैं। 11 जुलाई को दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। साल 2023 के लिए इस दिन की थीम अनलिशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक आवर वर्ल्ड्स इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज रखी गई है। महिलाएं दुनिया की जनसंख्या में 49.7% की हिस्सेदारी रखती हैं। हालांकि जनसंख्या से संबंधित नीतियों में महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी की जाती रही है। ये प्रचलित न्याय की प्रक्रिया महिलाओं के स्कूल जाने, कार्यबल में शामिल होने और नेतृत्व वाले पदों पर पहुंचने के अवसरों को सीमित कर देती है। अपने स्वास्थ्य और यौन एवं प्रजनन से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने की क्षमता सीमित है। ये परिस्थितियां महिलाओं की वल्नरेबिलिटी यानी सुभेद्यता को बढ़ा देती है। वैश्विक आंकड़ों की माने तो हर 2 मिनट पर एक महिला की मौत प्रेगनेंसी या फिर चाइल्ड बर्थ से जुड़े मामलों के चलते हो जाती है। यूएनएफपीए की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के मुताबिक यदि महिलाओं का सशक्तिकरण कर दिया जाए और उन्हें उनके जीवन के अधिकार दे दिए जाएं, तो उनके और उनके परिवार की प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है। गौरतलब है कि 11 जुलाई 1987 को वैश्विक जनसंख्या 5 बिलियन हुई थी। इस दिन को 5 बिलियन डे के तौर पर मनाया गया था। इससे प्रभावित होकर वैश्विक स्तर पर सबसे पहला विश्व जनसंख्या दिवस साल 1990 में मनाया गया। यूएन की एजेंसी यूएनएफपीए यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड जनसंख्या से जुड़े मसलों के लिए जिम्मेदार है। आपको बता दें कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। वहीं दुनिया के क्षेत्रफल में केवल 2.4% की हिस्सेदारी रखता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बीते दिनों तंजानिया की यात्रा पर थे। इस मौके पर उन्होंने दार ए सलम में आयोजित इंडिया तंजानिया ज्वाइंट कमीशन की बैठक में हिस्सा लिया। भारत और तंजानिया के बीच सहयोग के नए क्षेत्रों पर बातचीत हुई। इनमें व्यापार, कृषि, निवेश, रक्षा और सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं। गौरतलब है कि भारत ने तंजानिया में कई क्षेत्रों में निवेश कर रखा है। तंजानिया अफ्रीकी महाद्वीप में भारत का अहम सहयोगी है। भारत ने तंजानिया के साथ वाटर पार्टनरशिप की है। इसमें भारत तंजानिया को सॉफ्ट लोन मुहैया करा रहा है। प्रोजेक्ट पूरा होने पर तंजानिया के तकरीबन 8 मिलियन लोगों तक साफ पानी की पहुंच सुनिश्चित होगी। इस मौके पर एक नए फ्लैगशिप प्रोजेक्ट पर सहमति बनी। पहली बार भारत से बाहर आईआईटी का कैंपस तंजानिया के जंजीबार में स्थापित किया जाएगा। तंजानिया में आईआईटी का कैंपस अक्टूबर 2023 में आईआईटी मद्रास के द्वारा शुरू किया जाएगा। इस कैंपस के डायरेक्टर आईआईटी मद्रास की प्रोफेसर प्रीति अघालयम को बनाया गया है। वे किसी आईआईटी के डायरेक्टर बनने वाली पहली महिला हैं।
इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड सेटलमेंट को लेकर भी समझौता हुआ। दोनों देश ट्रेड सेटलमेंट अपनी स्थानीय मुद्राओं में कर सकेंगे। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार में भी वृद्धि होगी। आपको बता दें कि तंजानिया अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित देश है। इसमें जंजीबार, पेम्बा और माफिया द्वीप शामिल हैं। तंजानिया की प्रशासनिक राजधानी दार एस सलाम तो विधायी राजधानी डोडोमा है। ये देश अपनी सीमा केन्या, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जाम्बिया, मलावी और मोजाम्बिक से साझा करता है। आगे बढ़ें उससे पहले आप सबके लिए ज़रूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। इसकी शुरुआत 10 जुलाई 2023 से सुबह 8 बजे हो चुकी है। इसमें एडमिशन लेने की अंतिम तिथि 12 जुलाई 2023 है। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपको मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में डेफ का 1-to-1 एनालिसिस किया जाएगा। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा, जिससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपये में हासिल हो। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। UN ने ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में भारत के प्रदर्शन की तारीफ की है। इंडेक्स को UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा जारी किया जाता है। इंडेक्स में 3 आयामों की गणना 10 संकेतकों के जरिए की जाती है। 3 आयामों में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर शामिल है। स्वास्थ्य को पोषण और बाल मृत्यु दर के संकेतकों पर परखा जाता है। शिक्षा को स्कूल शिक्षा के वर्ष और स्कूल में उपस्थिति के आधार पर आंका जाता है। वहीं जीवन स्तर में ईंधन, स्वच्छता, साफ पानी, विद्युत, घर और संपत्ति को शामिल किया जाता है। इंडेक्स में गरीबी को व्यक्तिगत स्तर पर मापा जाता है। अगर व्यक्ति 10 संकेतकों में से 3 में से ज़्यादा से वंचित है तो उसे गरीब मान लेते हैं। सूचकांक के मुताबिक भारत में बीते 15 सालों में 415 मिलियन लोग गरीबी से बाहर हुए हैं। ये आंकड़े 2005-06 से लेकर 2019 से 21 के बीच दर्ज किए गए। 2005-06 में भारत में 645 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से ग्रसित थे। 2019 से 21 में ये आंकड़ा घटकर 230 मिलियन रह गया। गौरतलब है कि अप्रैल 2023 में भारत चीन को पीछे करके दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बना है। ऐसे में भारत में गरीबी के आंकड़ों में कमी होना अहम बात है। आइए अब देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, भारत के बाहर पहली IIT किस देश में शुरू की जा रही है? दक्षिण अफ्रीका, माली, तंजानिया या फिर युगांडा? दूसरा सवाल है, ग्लोबल साउथ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पूरी तरह से एक भौगोलिक अवधारणा है। भारत ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधि देशों में से एक है। इन देशों में गरीबी, आय में असमानता और कम जीवन प्रत्याशा देखने को मिलती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए अब देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न पूछे गए थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, खबरों में रहा ज्वालामुखी उविनाश किस देश में है? मैक्सिको, पेरू, फिलीपींस या फिर अर्जेंटीना? सही जवाब है विकल्प बी यानी पेरू। अगला सवाल पूछा था मैंने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया में है। कतर ओपेक का संस्थापक सदस्य है। इसका गठन साल 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है केवल 2 कथन सही हैं। कतर ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है। कतर ओपेक का सदस्य था, हालांकि अब इसने अपनी सदस्यता त्याग दी है। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, वहां जाकर PDF हासिल कीजिए। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। कल रात 9 बजे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।